ओके। तो सर्कल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या बातें हमें इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। नंबर वन ये है कि सर्कल किसको कहते हैं, यानी वो फिगर या वो शेप जो सर्कल कहलाती है वो क्या है। तो सर्कल याद रखें, इस कर्व को कहते हैं, ये जो लाइन है कर्व, और ये इस तरह पूरी सर्कुलर फॉर्म में होती है। सिर्फ इस लाइन को, इस कर्व को सर्कल कहा जाता है। सर्कल में एक इम्पॉर्टेंट चीज इसका सेंटर होता है, और सर्कल की डेफिनेशन भी असल में सेंटर से रिलेटेड है। सर्कल उस पाथ को कहते हैं, उस ट्रेस्ड पाथ को कहते हैं which is traced out by a moving point. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ना एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये मूविंग पॉइंट है और ये मूव करेगा। अच्छा, ये किस तरह मूव करेगा कि इसका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट के तौर पे कंसिडर करते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो असल में हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो ये फिक्स्ड होता है अपनी जगह, ये कहीं मूव नहीं करेगा। अब ये पॉइंट मूव कर सकता है कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन इसने एक कंडीशन को फुलफिल करना है कि इसका जो डिस्टेंस है ना वो उस सेंटर ऑफ द सर्कल से सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का, ये डिस्टेंस हमें पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो बस ये इस कंडीशन को फुलफिल करे और फिर किसी भी तरह मूव करे, तो जो पाथ ये ट्रेस आउट करेगा वो सर्कल कहलाएगा। क्योंकि देखें, अगर ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर्स का, अब ये हर उस जगह मूव कर सकता है कि जहां इसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से 2 सेंटीमीटर हो। तो ऑब्वियसली जहां भी ये जाएगा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए, अगर ये पूरा पाथ हम इसका ट्रेस आउट करेंगे, इसकी पूरी मूवमेंट का, तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल की डेफिनेशन है, इट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट एंड द कंडीशन फॉर इट्स मूवमेंट इज that its distance should remain same from a fixed point, and that fixed point is called the center of the circle, and this distance is called the radius of the circle. जो कि फिक्स रहता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। ओके, नंबर 3, हमें सर्कल के बारे में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सर्कल को ना यहाँ से कट करते हैं और फिर हम इसको एज ए स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो पूरे सर्कल के कर्व से मिलके आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, इसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के लिए फॉर्मूला भी होता है 2πr। नंबर 3, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको हम डिफाइन यूं करते हैं कि डायमीटर इज अ line segment which joins the 2 points of a circle in such a way that this line segment passes through the center of the circle. ठीक है, the line segment which joins any 2 points of the circle, but when it is joining the 2 points it should pass through the center of the circle. तो अगर वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा और सर्कल के कोई से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, तो फिर वो जो लाइन है वो आपकी डायमीटर कहलाएगी। ओके, व्हाट इफ अगर हम सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें बट द लाइन डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड और डायमीटर में सिर्फ इतना फर्क है कि कॉर्ड इज
the diameter is such a chord which also passes through the center of the circle. And if any chord does not pass through the center of the circle, then it will be called simply chord. Otherwise, if it is passing through the center of the circle, it will be called the diameter of the circle. और obviously जो diameter होता है वो radius के twice के equal होता है. Diameter, if I represent it by small d, the diameter will be equal to twice of the radius of the circle. ठीक है. और chord जो होती है वो भी उसमें भी यही होता है कि सर्कल के वो दो पॉइंट्स को मैच करेगी लाइन, लेकिन वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हो. chord या डायमीटर, सही है. पहले हम chord के लिए डिस्कस करते हैं, फिर डायमीटर के लिए भी देखेंगे. chord असल में सर्कल को ना दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल के दो पोर्शंस या दो सेगमेंट्स बन गए हैं. सिंस chord जब भी सर्कल को डिवाइड करेगा तो वो दोनों सेगमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, एक उनमें से बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो हम लार्जर सेगमेंट को मेजर सेगमेंट कहेंगे और छोटे सेगमेंट को माइनर सेगमेंट कहेंगे. ओके, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और मैंने क्या ड्रॉ किया? डायमीटर. अब मुझे बताएं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो इसलिए फिर ये टू इक्वल सेगमेंट्स कहलाते हैं. इसमें कोई भी माइनर या मेजर सेगमेंट नहीं होता. अच्छा, अब ये जो डायमीटर है ये सर्कल को परफेक्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. एंड एवरी पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज डिवाइडेड बाय द डायमीटर is called semicircle. Semicircle means it is half the circle. तो half circle आपको मिलेगा exactly half जब circle diameter से divide होगा. Other than this, circle two unequal parts में divide होगा. One of the part can be called major segment and the other part would be called minor segment of the circle. What is an arc? So arc is an incomplete circle. For example, ये center of the circle है, हमने इतना portion of the circle draw कर दिया. So this portion of the circle can be called an arc. मैंने यहाँ से circle draw करना शुरू किया and very little portion of the circle is left, लेकिन मैंने इसको complete नहीं किया. Even this arc, this drawing, this curve is called an arc. तो चाहे सर्कल का कोई छोटा सा पोर्शन हम ड्रॉ करें या बहुत बड़ा पोर्शन ड्रॉ करें, जब तक सर्कल इनकम्प्लीट रहेगा, that incomplete circle would be called as an arc. The first property of circle, इसको हम नेम कर सकते हैं chord and perpendicular from center. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, हम इस सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट को मैच करके मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ. सेंटर ऑफ द सर्कल और कॉर्ड हमारे सामने है. ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये दो तरह से हम देखेंगे. नंबर वन, अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पर, एंड दिस लाइन, ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की, ये वाली लाइन, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. बाइसेक्ट का मतलब है कि इट ब्रेक्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. If the line drawn from the center O of a circle bisects a chord, any chord of the circle, then line हमने draw की है, it will be perpendicular to the chord. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ. आपने सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन ड्रॉ की जिसको कॉर्ड से मीट करवाया. अगर इस लाइन ने कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है तो फिर ये लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी. सही, इसी को हम
दूसरी तरह भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने कॉर्ड पर सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर वो परपेंडिकुलर है जैसा कि हमने ड्रॉ किया है, तो फिर वो परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। दोनों तरह से इस प्रॉपर्टी को कहा जा सकता है। ठीक है, और याद रखें, जब भी हम किसी पॉइंट से किसी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं ना, तो हमेशा उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और सर्कल के अंदर अगर किसी कॉर्ड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम सेंटर से निकालेंगे, तो वो जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड को, और वो जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको हम टाइटल दे सकते हैं इक्विडिस्टेंट कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। सॉरी, सर्कल में कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, और फॉर एग्जांपल इसी सर्कल में एक दूसरी कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपकी ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर हम इनका डिस्टेंस निकालें, ज़ाहिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये जो लाइन होगी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। इस कॉर्ड का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करें, तो ये लाइन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अगर ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वी डिस्टेंट हैं, हम ये देख रहे थे कि एक सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम इन कॉर्ड्स को नेम कर देते हैं एज कॉर्ड ए बी एंड पी क्यू। इन दोनों कॉर्ड्स का जो सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस है, और ज़ाहिर है ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा ना, तो सेंटर से आने वाली जो लाइन है वो इन कॉर्ड्स के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं। अगर ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ये भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने इस कॉर्ड को x पे कट किया और इसने इस कॉर्ड को y पे कट किया। हमने कहा कि डिस्टेंस OX इज इक्वल टू OY, देन हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड्स दे आर आल्सो सेम। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास ना 2 कॉर्ड्स हैं AB और PQ, और हमने ये AB और PQ इस तरह ड्रॉ किए हैं कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ, यानी दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। अब अगर हम इनका सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो भी हमेशा इक्वल आएगा। चलें, अब थर्ड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, और इस सर्कल में हम एक कॉर्ड भी कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो कॉर्ड है इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल है और एक माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट से क्या मुराद होगी, यानी इसकी वर्डिंग से पता चल रहा है कि ये वो एंगल्स होंगे जो सारे के सारे सेम सेगमेंट में होंगे। सेम सेगमेंट का मतलब है कि अगर एक एंगल मेजर सेगमेंट में है तो बाकी भी मेजर में होंगे, और अगर कोई एंगल माइनर सेगमेंट में है तो बाकी एंगल्स भी कहाँ होंगे, उसी सेम सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट में। अब सेगमेंट का एंगल किस तरह बनता है, और इस सर्कल को विदाउट कॉर्ड कंसिडर करते हैं।
अब कॉर्ड कंसिडर करने का एक तरीका ये है कि आप एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें। तो ऑब्वियसली जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। तो इस हम यूँ समझते हैं कि जब हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए तो हमने कॉर्ड एक तरह से कंसिडर कर ली है। अब इन दो पॉइंट्स को मैं सेम पॉइंट ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ। ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल सी। इस पॉइंट से मैंने ए को भी कनेक्ट किया, बी को भी कनेक्ट किया। तो आप देखें कि जो लाइन ए से आकर कनेक्ट कर रही है और एक लाइन जो बी से आकर इसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इसी तरह मैं एक और पॉइंट डी कंसिडर करता हूँ। इस डी को हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से ज्वाइन करवा देते हैं। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। एक पॉइंट हम फॉर एग्जांपल ई कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट को हम ए से और इसी तरह इस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करा देते हैं। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। और एक पॉइंट हम और कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एफ। इसको ए से ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को लाकर हम बी से भी ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। ये जो सी डी ई और एफ पे बनने वाले एंगल्स हैं, ये कहलाते हैं एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। ये जो एंगल्स होंगे ना, यानी एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ, all these angles will always be equal। कंडीशन क्या है? दो चीजें हैं। देखिए सारे एंगल्स बनाते हुए ना आपके वो जो कॉर्ड के पॉइंट्स थे ना ए बी, वो सेम रहने चाहिए। और सेकंड, ये सारे एंगल ए बी के लिहाज से मेजर सेगमेंट में थे ना, तो आप सारे एंगल्स मेजर सेगमेंट में बनाएंगे। अच्छा, अब इसी को एक और तरह से भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे एंगल्स मेजर सेगमेंट्स में ही बने। कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनर सेगमेंट्स में भी एंगल बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दो पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, P एंड दिस इज द अदर पॉइंट विच इज Q। अब देखें ये जो पोर्शन है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन सा पोर्शन ऑफ द सर्कल होगा? मेजर सेगमेंट। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसका माइनर से। मैं पी क्यू को ज्वाइन कराता हूँ डिफरेंट पॉइंट से। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स माइनर सेगमेंट के हैं। अगर हम इनको दोनों पॉइंट से मिलाएंगे, द सेम टू पॉइंट्स, तो आपके पास जो भी एंगल्स बनेंगे, all these angles are going to be equal because these are the angles of the same segment. Okay, the fourth property is called angle at center. This is the fourth property of the circle, which is called angle at center. और इसके भी दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में हम इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे। For example, this is the circle that we are talking about, and this is, for example, the center of the circle. So what we do here is that we consider 2 points such that they can be called as point A and point B. Now, if we draw an angle in the major segment of the circle, and for example, the value of this angle is x, then using the same 2 points, we can also draw an angle at the center of the circle. For example, if I join the center of the circle with the point A, and then the center of the circle is joined to point B as well. So we can see that another angle can be formed here, like the angle we draw on the circumference of the circle. Now these two angles will have a specific relation, and the relation is that the angle formed at the center will be twice the angle formed at the circumference of the circle. The angle formed at the center of the circle will be twice, 2 times
द एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। चलें, अब इससे रिलेटेड ना एक फॉर्म और भी है जो कि हमें समझनी है। तो इसमें एक रिलेशन ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कल and this is the center of the circle, and now we are considering these 2 points, and we call these 2 points as P and Q. Now if I draw an angle such that I join this point with point P and then I join this point with point Q, and an angle is formed here, and I call this angle as angle Y. Now, the next thing I'm going to do is I'm joining these 2 points with the center of the circle also. यहाँ पर जो एंगल 2y के इक्वल होगा वो ये आउटर एंगल होगा, which will be a reflex angle. ठीक है, an angle which will be greater than 180 degree here will be the angle at the center, which we will be relating to this angle which is drawn at the circumference of the circle. The next property, which is the property number 5, it says, and we can call this property as angle in a semicircle. For example, this is the center of the circle. So there must be a line which joins 2 points of the circle in a way that the line should itself pass through the center of the circle, which we can call as point O. Okay, अब देखें आपके पास ना 2 सेमी सर्कल्स बन चुके हैं। ठीक है, हम सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर बोथ एंड्स ऑफ द डायमीटर से ज्वाइन करते हैं, हम इसको इस एंड से भी ज्वाइन करते हैं और इस एंड से भी ज्वाइन करते हैं, तो ये कहलाएगा, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये कहलाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, और एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। अब वो आप किसी भी सेमी सर्कल में ड्रॉ करें, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और मैं इसको इस एंड ऑफ द डायमीटर से ज्वाइन करता हूँ और इस एंड ऑफ द डायमीटर से भी ज्वाइन कर देता हूँ, still the angle will remain the same. The angle drawn in any semicircle, which means that we are connecting the 2 end points of a diameter to any point of the circle, the angle formed at the circumference of the circle will always be a right angle, an angle of 90 degrees. The sixth property is cyclic से जो है ना, वो ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कोई सर्कल इन्वॉल्व होगा, और क्वाड्रिलेटरल से ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल भी बनेगा। सो फॉर एग्जांपल, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मैं इस सर्कल पर 4 पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर द 4 पॉइंट्स जिनको हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा इस तरह से। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। रीजन, पहली बात यह है कि इट इज एनक्लोज्ड इन अ सर्कल, और एनक्लोज होने का मतलब ये होगा कि इसके जो वर्टिसेस है ना क्वाड्रिलेटरल के, वो इस तरह से डिजाइंड हैं कि द सेम सर्कल कैन पास ऑल दीज पॉइंट्स। सेम सर्कल इन चारों पॉइंट से पास हो सकता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जिस तरह भी चेंज होगा, कम से कम ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा दैट द सेम सर्कल कुड पास थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखें, हम अगर बात कर रहे हैं ना इसमें ऑपोजिट एंगल्स की, ऑपोजिट एंगल्स, तो इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा एंगल आएगा? इस एंगल के ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा। अच्छा, अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल इसको ए कहता हूं, तो ये वाला जो एंगल है ना, दिस विल बी रिलेटेड टू दैट ए। और किस तरह रिलेट होंगे
कि फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बी, देन द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस एंगल मेजर्स 80 डिग्रीज, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। आपने 180 में से उसके ऑपोजिट एंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपको ऑपोजिट एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। सो द सम of the opposite angles in a cyclic quadrilateral is always equal to 180 degrees। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि इसके ये जो चारों वर्टिसेस हैं, ये चारों वर्टिसेस, these vertices must lie on the circumference of the circle। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर ये कंडीशन भी होगी कि the sum of the opposite angles of this cyclic quadrilateral will always be equal to 180 degrees। This is the property number 7। Again, cyclic quadrilateral का word आ गया ना, तो it means there will be a circle and there is going to be a quadrilateral within the circle। अब मैं इसको ना, ये जो लाइन थी ना जो नीचे वाले दो पॉइंट्स को मीट करवा रही थी, इसको मैंने उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ का जो एंगल है वो x है और यहाँ का एंगल y है, तो आपको ये बताना है कि ये वाला जो एंगल होगा जो यहाँ पर ड्रॉ होगा, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो पहली बात तो ये हो गई कि x plus y should be equal to 180 degrees because these are the opposite angles of a cyclic quadrilateral। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, then y must be equal to 180 डिग्री माइनस x होगा। चूंकि ये पूरा एंगल 180 का है तो उसमें से y को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 180 माइनस y, यही है ना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू रिप्लेस करना चाहूँ, so I must write 180 minus x, and when we simplify it, it will become like this, 180 will get cancelled by 180 degree, so the answer we are getting is x। तो देखें, अगर y आपके पास 180 माइनस x था, तो इसका मतलब है कि आपने इस पूरे 180 में से x को सब्ट्रैक्ट करके y बनाया था ना, तो फिजिकली आपने ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट किया था ना, सो द एंगल सब्ट्रैक्टेड फॉर y शुड बी इक्वल टू x। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हमें बहुत तवज्जो से जरा समझना होगा। इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम A कह रहे हैं और इस पॉइंट को हम D कह रहे हैं। ये हमारी कॉर्ड है, ठीक है। ये जो कॉर्ड है AD, या ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये सरकमफेरेंस पे एक एंगल बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड और दीज टू पॉइंट्स। अच्छा, अगर यहाँ पर एक एंगल x बन रहा है, कि जैसे देखें मिसाल के तौर पर आपके पास, आपने ना एक सर्कल लिया, आपने सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। पॉइंट्स की नेमिंग भी मैं सही कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट A है, एक पॉइंट यहाँ पर B है और थर्ड पॉइंट C है। अब आपने एक कॉर्ड कंसिडर की AB आपकी कॉर्ड है। इस AB कॉर्ड ने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर एक एंगल बनाया विच इज एंगल x। ठीक है, ये एंगल x इसने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर ड्रॉ कर लिया। अब ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम ये कहता है कि वो जो कॉर्ड थी ना आपकी AB, उसके लिए दो सेगमेंट्स थे। एक उसका मेजर सेगमेंट था जो कॉर्ड से ऊपर की तरफ था, और एक बिलो द कॉर्ड था माइनर सेगमेंट। अगर आप पॉइंट A पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कौन सी लाइन होती है विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी।
ठीक है, तो ए को आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनाएं, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। तो ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसके लिए माइनर सेगमेंट है कॉर्ड ए बी के लिहाज से, ऐसे ही है ना। तो ये जो माइनर सेगमेंट होगा, ये इसमें बनने वाला ये जो एंगल होगा ना विद द लाइन ऑफ टेंजेंट, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब देखें, यही काम अगर हम y के लिए करना चाह रहे हैं, तो y का जो एंगल है उसके लिए हमने कॉर्ड को कंसिडर किया, जो कॉर्ड है ना बनेगी ए सी। ए सी के लिए जो पॉइंट बी है वो उसके मेजर सेगमेंट में है, जबकि ए सी के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है। अब आपने ये किया कि एक पॉइंट जो था ए, उसके ऊपर आपने पहले से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं उसका वो एंगल बनाना चाहूँगा जो कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बनना चाहिए, so that angle will be drawn here with the line of tangency and the line, the chord जिससे हमने circumference of the circle पे एंगल ड्रॉ किया था। ये लाइन फॉर एग्जांपल टेंजेंट है एट पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, अब हमने बी सी इसको एज ए कॉर्ड कंसिडर किया, ठीक है। द लाइन बी सी इज द कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है। इसने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर एक एंगल बनाया, जाहिर है इसका एंगल कहाँ बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, राइट। इसको मैं Z कह देता हूँ। ये जो कॉर्ड थी बी सी, इसके लिए ये वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट है ना, यानी हमने मेजर सेगमेंट में एंगल बनाया, तो ये वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट है ना। तो अब देखें, ये जो कॉर्ड है ना, इससे टेंजेंट तक हम एक एंगल बनाएंगे, वो एंगल भी Z के इक्वल होगा। ओके, नाइन्थ प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड रेडियस एंड टेंजेंट। अभी हमने एक टेंजेंट देखा था, अब उसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, और फॉर एग्जांपल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है जिसको मैं टेंजेंट बना देता हूँ इसका। सो इट टचेस ओनली वन सिंगल पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करा देते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के साथ। सो ऑब्वियसली ये जो लाइन होगी, दिस विल बी द लाइन विच विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हमने क्या किया, हमने सर्कल में एक पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, देन वी मैच द पॉइंट ए, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, and OR will be will be equal to the radius of the circle. अब रेडियस एंड टेंजेंट थ्योरम ये कहता है कि जब आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर रेडियस ड्रॉ करेंगे ना, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर ऑफ द सर्कल से मैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, ठीक है, और हम ये करते हैं कि हम एक्सटर्नल टू द सर्कल एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से, सेम पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट वुड बी द लाइन विच विल टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, ठीक है। ये मैंने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये मैंने उसी पॉइंट से एक सेकंड टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं,
और एक्सटर्नल पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम P कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। एक काम हम ये भी कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करा देते हैं उस पॉइंट के साथ जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, पॉइंट T के साथ, ठीक है। और अगर हम फर्दर एक काम ये कर लें कि हम इन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी को भी सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दें। सेंटर ऑफ द सर्कल को हम कैपिटल O कह देते हैं। ओके, अब थ्योरम ये कहता है कि जब आप किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की जो लेंथ है TB और नीचे वाले टेंजेंट के लिए TA, these lengths will be equal. The length TB will be equal to length TA. कि हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जब रेडियस ड्रॉ कर दिया ना तो रेडियस एंड द टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह यहाँ पर ये आपके पास जो है ना 90 का एंगल भी बन जाएगा। और इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। अगर ये एंगल y है फॉर एग्जांपल तो यहाँ भी y होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में सेम होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो उसकी रीजन ये है कि जैसे ये लेंथ है ना, इसके ऑपोजिट यहाँ y बन रहा है तो इस लेंथ के ऑपोजिट भी यहाँ y बनेगा। और ये रेडियस है, रेडियस के ऑपोजिट x बन रहा है तो इसी तरह रेडियस के ऑपोजिट यहाँ पर x बनेगा। और फिर 90 के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों में, वो वाली साइड तो वैसे भी कॉमन है, तो जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ना, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट्स आर ड्रॉन, वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज है और वो दोनों में सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी और इक्वल होंगी, और इक्वल होने की वजह से इनके सारे एंगल्स भी कॉरिस्पॉन्डिंगली सेम होंगे और सारी लेंथ्स ऑफ द साइड्स भी सेम होंगी।